2000 में सेना के लिए काम करने वाले एक अमेरिकी वैज्ञानिक ने अपने कोरियाई सहायक को लगभग 200 बोतल जहरीले रसायनों को नाले में फेंकने का आदेश दिया, इस बात की परवाह किए बिना कि स्थानीय नदी के लिए इसका क्या मतलब हो सकता है, क्योंकि वर्षों बीतने के बाद लोगों को नदी में अजीब चीजें दिखाई देती हैं। दो मछुआरे एक को उठा लेते हैं, एक कप में मछली डालें और ध्यान दें कि यह ठीक नहीं लग रहा है, मानो ये जीव उत्परिवर्तित हो। जब एक व्यक्ति इसे छूने की कोशिश करता है तो जीव प्रतिक्रिया करता है और उस व्यक्ति को कप गिराकर तेजी से तैरने के लिए मजबूर कर देता है। 2006 में एक पुल पर एक व्यापारी है खुद को हटाने पर विचार करते हुए और एक दोपहर को रिवर गैंग के पास कूदने से पहले पानी के अंदर कुछ अंधेरा और बड़ा हिलता हुआ देखता है। अपने पिता के स्नैक स्टॉल के अंदर सो जाता है। एसियो नामक एक बेघर लड़का कुछ खाना चुराने की कोशिश करता है, लेकिन उसके भाई का कहना है कि जिन उसे स्टॉल के मालिक हाई बोंग से दूर ले जाता है। अपने बेटे को जगाता है और उसे उसी समय काम पर जाने के लिए याद दिलाता है। गैंगडू अपनी बेटी यूनो को स्कूल से वापस आते हुए देखता है। यूनो गुस्से में है क्योंकि गैंग ने उसके नशे में धुत चाचा को माता पिता की बैठक में भेज दिया है। खुद जाने के बजाय वह अपने पिता की कॉल को नजरअंदाज कर रही है क्योंकि वह उसके पास एक बहुत पुराना फोन है जिसका सिग्नल खराब है और वह इसे सार्वजनिक रूप से बाहर ले जाने में शर्मिंदा है। फिर गैंगडू और यूनो स्टॉल में भागते हैं, जहां गैंगडू के पास एक छिपा हुआ बॉक्स होता है जिसमें पैसे होते हैं जो वह अपनी बेटी के लिए नया फोन खरीदने के लिए बचा रहा था। उन्होंने टीवी चालू कर दिया और समाचार से पता चला कि हान नदी में एक शव पाया गया था, लेकिन वे गैंगडू की बहन नामजू को तीरंदाजी टूर्नामेंट में प्रतिस्पर्धा करते देखने के लिए चैनल बदलते हैं, लेकिन हा बोंग ने उन्हें रोक दिया, जो गैंग को कुछ शिकायत करने वाले क्लाइंट गैंग के लिए मुफ्त स्नैक्स के साथ बाहर भेजते हैं। क्या उन्हें पुल के नीचे से लटकी हुई एक अजीब चीज को घूरते हुए पाता है। ये चीज हिलने लगती है और पता चलता है कि यह एक राक्षस है जो पानी में कूद जाता है। जिज्ञासु गिरोह एक बियर कैन फेंकता है और राक्षस इसे खाने के लिए अपने तंबू से पकड़ लेता है, जिससे उत्साहित भीड़ पूरी हो जाती है। नदी में सभी प्रकार का भोजन फेंकना शुरू कर देता है, लेकिन जीव गायब हो जाता है। हर कोई वहाँ से निकलने वाला होता है। तभी राक्षस अचानक सतह पर प्रकट होता है और भीड़ का पीछा करना शुरू कर देता है। उन्हें इधर उधर फेंकता है और उन्हें अपने भयानक अंगों से मारता है। भीड़ तुरंत भाग जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। राक्षस को उन पर हमला करने और उन्हें जमीन पर घसीटने से न रोकें। कुछ लोग एक कंटेनर के अंदर छिपने के लिए भागते हैं, इसलिए राक्षस उनके पीछे पीछे अंदर चला जाता है और फंस जाता है। पर्यटक डोनाल्ड और गिरोह कंटेनर के दूसरे छोर पर भागते हैं और दरवाजा खोलते हैं। कुछ जीवित बचे लोग बच सकते हैं। राक्षस भी बाहर आता है और अपनी हिंसा जारी रखता है, इसलिए डॉन एक फर्श टाइल फेंकता है, लेकिन इससे प्राणी को चोट नहीं पहुंचती है। फिर डोनाल्ड और गिरोह एक भारी साइन पोस्ट उठाते हैं और उसे भी फेंक देते हैं, फिर भी ऐसा नहीं होता है किसी भी तरह की क्षति, या तो उसके जबड़े से लटकने वाले किसी व्यक्ति के साथ। राक्षस डोनाल्ड पर कूदता है और उसे चोट पहुंचाना शुरू कर देता है, जबकि गिरोह भाग जाता है। उसे साइन पोस्ट मिल जाता है और इस बार वह उसे राक्षस की संवेदनशील पूंछ पर फेंक देता है। अंत में उसे चोट पहुंचाता है। इससे कुछ राक्षस रक्त का भी कारण बनता है। इससे पहले कि वह फिर से दौड़ता, गैंगडू के चेहरे पर गिर गया। जब यूनो अंततः स्टॉल छोड़ देता है तो गैंगडू उसका हाथ पकड़ लेता है और उसे भीड़ के साथ खींच लेता है। क्षेत्र में पूरी तरह से अराजकता होती है और गंगू सहित कई लोग गिर जाते हैं। वह अपनी बेटी का हाथ खो देता है और अंधा होकर पहले फिर से उसके पास पहुंचता है। दौड़ने के लिए वापस जा रहा था, तभी उसने नोटिस किया कि उसने भ्रम में गलत किशोरी को पकड़ लिया है। जब वह मुड़ता है तो वह प्राणी को यूनेसियो को पकड़ते हुए और उसे दूर ले जाते हुए देखकर भयभीत हो जाता है, क्योंकि वह नदी में वापस कूद जाता है। गिरोह भी छलांग लगाता है और विपरीत दिशा में देखता है। किनारे पर राक्षस एक इंसान पर थूकता है और पानी में कूदने और गायब होने से पहले उनकी जगह यूनेसियो लगाता है। कुछ देर बाद पुलिस और सेना इलाके को घेर लेती है। गिरोडू और हाई बोंग को स्टॉल खाली करने के लिए मजबूर किया जाता है और गिरोडू सिक्कों का बक्सा अपने साथ ले जाता है, जबकि नदी क्षेत्र को बंद कर दिया गया है। घटना के सभी पीड़ितों के लिए एक अंतिम संस्कार आयोजित किया जाता है। नमजू अपने कांस्य पदक के साथ आती है और अपनी मृत भतीजी के लिए रोती है। उनके साथ तीसरा भाई भी शामिल होता है। नामील परिवार का एकमात्र सदस्य है जिसने कॉलेज की शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन एक कार्यकर्ता के रूप में अपने अतीत के कारण वर्तमान में बेरोजगार। पूरा परिवार फर्श पर टूट पड़ा है, जिससे पत्रकारों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, जो रिकॉर्डिंग करना या तस्वीरें लेना शुरू कर देते हैं। नाम बताता है कि उसने गैंगडू के गलत हाथ पकड़ने के बारे में सुना था और इस तरह की गलती के लिए अपने भाई का अपमान किया था। लड़ाई जिसे अधिकारियों द्वारा रोका जाना चाहिए। उसी समय खतरनाक सूट में कुछ लोग अंदर आते हैं और रहस्यमय धुआं कमरे में भरने लगता है। एक एजेंट कहता है कि सभी के लिए बसें इंतजार कर रही हैं और पूछता है कि क्या कोई प्राणी को छूता है, इसलिए गिरोह उसे मिलने का उल्लेख करता है। उसके चेहरे पर खून लगा हुआ था, जिसके कारण हजमेट टीम ने उसे एक विशेष बैग में रखा और उसे खींच कर ले गई। फिर समाचार ने अंततः इस घटना को कवर किया। डोनाल्ड एक अमेरिकी सेना सार्जेंट था और उसने एक हाथ खो दिया था, इसलिए उसे अमेरिकी सेना के अस्पताल सैन्य मेडिक्स में भेजा गया था। पता चला कि जीव के संपर्क में आने वाले शरीर के अंगों में एक अजीब प्रतिक्रिया हो रही है और इसके लिए एक अज्ञात वायरस को जिम्मेदार ठहराया। अमेरिकी सेना ने रोग नियंत्रण केंद्र या CDC को एक नमूना भेजा और उन्होंने नदी से भविष्य की पुष्टि की है।
वायरस का मेजबान अब केवल जैविक युद्ध में प्रशिक्षित विशेष बलों को ही नदी के पास जाने की अनुमति है। धूम्रीकरण इकाइयां धुएं से नदी क्षेत्र को साफ करने पर काम कर रही हैं। घटना और अंतिम संस्कार के दौरान मौजूद सभी लोगों को अस्पताल भेजा गया है। शाम को अलग कर दिया गया और परीक्षण किया गया। गैंगडू उसकी पीठ पर कुछ धब्बे खरोंच रहा था। तभी अचानक उसका फोन बजता है। गैंगडू यूनो की मदद मांगने की आवाज सुनकर हैरान हो जाता है। वह कहती है कि वह सिवा में है, लेकिन इससे पहले कि वह और अधिक साझा कर पाती, नदी ने संचार काट दिया। 2 फ्यूमिगेशन एजेंट अपने ट्रक को रोकते हैं। जब उन्हें कुछ दिखाई देता है, अचानक राक्षस बाहर आता है और ट्रक के ऊपर उतरने से पहले एक एजेंट को नीचे गिरा देता है। कुछ मिनट बाद जीव लोगों को एक सीवा में छोड़ देता है, जहां वह राक्षस के बाद खाने के लिए शवों का एक गुच्छा रखता है। चला गया है। यूं एसीओ दीवार में एक छेद से छिपकर बाहर आता है और एजेंट को जगाने की कोशिश करता है, लेकिन आदमी मर चुका है। वह फोन के लिए उसकी जेब की भी तलाशी लेती है। हालांकि यह अस्पताल गिरोह में काम नहीं कर रहा है। डू का परिवार ये बताने की कोशिश करता है पुलिस वाला कि यूनो जीवित है, लेकिन वह उन पर विश्वास नहीं करता है और कहता है कि गिरोह सपने में कॉल करता है और अपनी बात साबित करने की कोशिश करता है। गिरोह अपने फोन का उपयोग ये दिखाने के लिए करता है कि कैसे उसने प्राणी को एक शव फेंकते देखा, जिसका अर्थ है कि उसकी बेटी अभी भी जीवित हो सकती है। पुलिसकर्मी अभी भी जीवित है, सोचता है कि वह मतिभ्रम कर रहा है और एचबोंग द्वारा उसे रिश्वत देने की कोशिश करने के बाद वह चला जाता है। कुछ देर बाद परिवार चुपचाप अस्पताल से बाहर निकल जाता है और गलियारे में अन्य मरीजों के बीच घुल मिल जाता है। एक नर्स गंगडू के रंगे हुए बालों को पहचानती है और उसे बाहर बुलाती है, जिससे परिवार भागना शुरू कर देता है और लोगों को बाहर धकेल देता है। रास्ते में लिफ्ट में वे वापस अपने कपड़े बदलते हैं और हाई बोंग फोन पर उनकी सवारी की पुष्टि करता है। सनवे इसे पार्किंग स्थल तक ले जाते हैं और एक रहस्यमयी ड्राइव उन्हें एक वैन में ले जाती है। नामजू पर्याप्त तेज नहीं है और वे लगभग उसे छोड़ देते हैं पीछे, लेकिन ड्राइवर पीछा कर रहे लोगों से बचते हुए उसे ढूंढने के लिए मुड़ता है। पुलिसकर्मी 2 में कूदने की कोशिश करता है, इसलिए गिरोह उसे दूर धकेल देता है। अंततः समूह शहर के बाहर एक गोदाम में पहुंचता है, जहां ये पता चलता है कि हाई बोंग ने उन्हें पाने के लिए कुछ अपराधियों को काम पर रखा था। अस्पताल से बाहर जाएं और उनके लिए कुछ चीजें लाएं जो उन्हें यूनो को ढूंढने में मदद कर सके। अंतिम बिल उम्मीद से कहीं अधिक हो गया और अपराधियों ने एचबोंग के गहने स्वीकार नहीं किए, इसलिए इसके बजाय वे उसके सभी क्रेडिट कार्ड वैन में ले गए, जिसे भाई बहन देख रहे थे। समाचार और जाने की उनके वांछित भगोड़ों को परिवार एक फ्यूमिगेशन ट्रक में छोड़ देता है, जो अपराधियों ने उनके लिए 2 खतरनाक सूट, कुछ हथियारों और सीवा गिरोह के नक्शे के साथ लिया था और सूट पर हाई बोंग पंट करते हैं, जबकि नामील और नामजू एक के नीचे छिपते हैं। सुरक्षा जांच में कंबल प्रबंधक ने बताया कि यह ट्रक एक फ्यूमिगेशन कंपनी का है, जिसने अंतिम सेकंड में साइन अप किया था, जो उसे संदिग्ध लगा। ट्रक को नदी क्षेत्र में ले जाने से पहले हाई बोंग ने रिश्वत देने के लिए उस पर एक बैग फेंका और वह आदमी बैग खोलता है। बाद में सिक्कों का बक्सा खोजने के लिए परिवार नक्शे का अनुसरण करते हुए क्षेत्र में सीवरों का दौरा करता है और यूनो की सख्त तलाश करता है। कभी कभी गिरोह ट्रक के पीछे भागता है ताकि धुआं उसे भी परेशान कर दे, क्योंकि वह कुछ समय के बाद अपनी बेटी के लिए साफ होना चाहता है। घंटों की खोज के बाद उन्हें अचानक अंधेरे में कुछ हिलता हुआ दिखाई दिया और नमजू को अपने कंधे पर कुछ गीला गिरता हुआ महसूस हुआ, इसलिए उन्होंने गोली चला दी। लेकिन जब उन्होंने ऊपर देखा तो उन्हें पानी का रिसाव दिखाई दिया। तरल पदार्थ एसीओ का पी था, जो अपने एसी जिन भाइयों के साथ छिपकर इधर उधर घूम रहा था। सावधानी से घूमें और इसे पारिवारिक स्नैक स्टॉल पर ले जाएं, जहां वे भोजन का एक गुच्छा लेना शुरू करते हैं। एसीओ भी पैसे लेना चाहता है, लेकिन एसी जिन उसे यह याद दिलाने से रोकता है कि पैसे लेना वास्तविक चोरी है, लेकिन खाना लेना एसीओरी है, जो उनके बैग के बाद भूख का अधिकार है। सभी भाई चले जाते हैं और राक्षस उन्हें ढूंढ लेता है। वे तुरंत भागना शुरू कर देते हैं, लेकिन जीव घबरा जाता है और कुछ ही देर में उनका रास्ता रोक देता है। परिवार स्टॉल पर पहुंचता है और एक गर्म रात्रिभोज साझा करता है, जबकि ये दिखावा करता है कि यानो उनके साथ है ताकि उनकी आशा बनी रहे। इस बीच असली यूनो एक रिसाव से पानी इकट्ठा करने की कोशिश कर रही है। जब वह राक्षस की आवाज सुनती है तो वह बेहोश होने का नाटक करती है और उसे गिरते हुए देखती है। यूनो जाने से पहले भाइयों की जांच करती है और पता लगाती है कि एसी जिन मर चुका है, लेकिन एसीओ अभी भी जीवित है, इसलिए वह उसे बचाती है। प्राणी की नजर परिवार पर वापस जाती है। नामजू और नामील गंगू का अपमान करते हैं क्योंकि वह फिर से सो गया है। हाई बोंग को ये सुनना पसंद नहीं है और साझा करता है कि गंगू के साथ क्या हुआ था, जो बचपन में होशियार था। जब वह छोटा था, हाई बोंग लगभग कभी भी घर नहीं जाता था और बाहर ही रहता था। नाइट गैंगडू सेओरी के अंतर्गत भोजन लेने के लिए पड़ोसी खेतों में गया, लेकिन यह उसके स्वस्थ विकास के लिए पर्याप्त नहीं था, इसीलिए वह बड़ा होकर मंदबुद्धि हो गया और उसका शरीर कभी कभी अचानक सो जाता है। उसी क्षण गैंगडू जाग जाता है और ध्यान देता है। राक्षस बाहर खड़ा है। हाई बोंग आग खोल देता है और इससे प्राणी क्रोधित हो जाता है, जो स्टॉल की ओर भागता है और तब तक धक्का देना शुरू कर देता है जब तक कि वह उसे अपनी तरफ नहीं फेंक देता, क्योंकि वह करीब है। हाई बोंग फिर से आग लगाता है और राक्षसों को गिरने का कारण बनता है। फिर परिवार बाहर आता है और जानवर को देखता है, अभी भी जीवित है, इसलिए शून्य ने भी उसे गोली मार दी। राक्षस तुरंत भाग जाता है और पुल पर चढ़ जाता है, जहां ये कारों के एक समूह को दुर्घटनाग्रस्त कर देता है। फिर वह पुल के नीचे कूदता हुआ चढ़ जाता है,
जबकि लोग तब तक गोलीबारी करते रहते हैं जब तक उनकी गोलियों से राक्षस खत्म नहीं हो जाता। पानी में कूद जाता है और परिवार को पता चलता है कि सैनिक आ रहे हैं, इसलिए वे भागना शुरू कर देते हैं। गिरोह कहता है कि उसके पास एक गोली बची है, इसलिए एच बोंग अपनी बंदूक लेता है और अपने बच्चों को ट्रक की ओर भागने के लिए कहता है, जबकि वह राक्षस की देखभाल करता है। जानवर बाहर आता है और हाय बोंग गोली चलाने की कोशिश करता है, लेकिन पता चलता है कि गिरोह की गलत गिनती हुई है और कोई गोलियां नहीं बची हैं। राक्षस जल्दी से उसे नीचे गिरा देता है और फिर उसे अपने तंबू से पकड़ लेता है और तुरंत जमीन पर पटक देता है, जिससे एच बोंग की मौत हो जाती है। भाई बहन अपने मृत पिता के लिए रोते हैं, लेकिन उनके दुख को अधिकारियों ने बाधित कर दिया, जबकि नामाएल ने नामजू को खींच लिया। गैंगडू ने खुद को अपराध बोध से मुक्त करने का फैसला किया। कुछ समय बाद समाचार मीडिया ने घोषणा की कि डोनाल्ड की मौत वायरस से हुई है। CDC ने फैसला किया है कि वे एजेंट येलो का उपयोग करेंगे, जो एक रासायनिक प्रणाली है जिसे विकसित किया गया है। अमेरिका वायरस के प्रकोप और जैविक आतंक से लड़ने के लिए ऐसे जहरीले रसायनों को फैलाना कई नागरिकों द्वारा असुरक्षित माना जाता है, जो इसके खिलाफ विरोध करने के लिए तैयार हैं। समाचार मीडिया का ये भी कहना है कि वायरस में सामान्य सर्दी के समान लक्षण होते हैं, इसलिए सड़क पर लोग किसी से भी दूर हो जाते हैं। इस बीच छींक आती है या खांसी आती है नाम की मुलाकात मोटे गवारा से होती है, जो उसकी सक्रियता के दिनों का एक दोस्त है। गवरा घंटों बाद उसके कार्यालय में छिपकर जाता है, क्योंकि वह एक टेलीफोन कंपनी के लिए काम करता है और आपकी और एसीओ की कॉल को ट्रैक कर सकता है। वे इसे कंप्यूटर पर तुरंत ढूंढ लेते हैं, लेकिन GPS तक पहुंचने के लिए उन्हें एक पासवर्ड की आवश्यकता होती है। गावरा संदेह पूर्वक नमजू के बारे में पूछता रहता है, इसलिए वह बताता है कि वे सीव में विभाजित हैं और वह नहीं जानता कि वह कहाँ है, क्योंकि डेस्क नोट पर उन्हें जो पासवर्ड मिला वह काम नहीं कर रहा है। गावरा कहते हैं कि वह खोजेंगे, हालांकि प्रबंधक के कार्यालय में वह केवल दिखावा कर रहा है और उसके सभी दोस्त उस समय इनाम के लिए नामील को पकड़ने की प्रतीक्षा में छिपे हुए हैं और उसे एक और पासवर्ड नोट मिलता है और सफलतापूर्वक सिस्टम में प्रवेश करता है और अंततः यूनो के स्थान वानो ब्रिज को ढूंढता है। जब वह इसे मानचित्र पर चिन्हित करता है, उसे पकड़ने के लिए कार्यालय से बाहर आने वाले सभी लोगों को नोटिस करता है। नाम एक प्लग पर एक क्लिप डालता है और इसे आउटलेट में डालता है, जिससे एक शॉट हो जाता है, जिससे कमरे में अंधेरा हो जाता है। टीम घबरा जाती है और कार्यालय की तलाशी लेती है, लेकिन जब तक रोशनी वापस आती है, नामल है पहले से ही सड़क पर भागते हुए उसने पुलिस के आने की आवाज सुनी, इसलिए उसे बचने के लिए पुल से कूदना पड़ा। उसके शरीर में काफी दर्द हो रहा था, इसलिए वह नामजू को यूनेसियो के स्थान का संदेश भेजने के बाद पुल के नीचे से निकल गया। इस पूरे समय नामजू अभी भी यूनो की तलाश कर रहा है। वह ब्रिज बीम में सोती है, पानी में छिप जाती है ताकि दिखाई न दे और पारिवारिक स्टोर से खाना ले लेती है। वह अपना फोन भी चार्ज करती है और अपने भाई का संदेश देखती है। जानकारी साझा करने के लिए गैंग को कॉल करते समय नमजू तुरंत वानो ब्रिज की ओर भागती है। दुर्भाग्य से राक्षस मिल जाता है। इससे पहले कि वह अपना धनुष चला पाती, वह उसे मारता है, जिससे वह एक बहुत ही संकीर्ण सीवा में गिर जाती है। नमजू बेहोश होकर गिर जाती है और जानवर उस तक नहीं पहुंच पाता है, इसलिए वह लैब गैंग में ही चला जाता है। डू की उम्मीदें फिर से जीवित हो जाती हैं और वह बाहर भागने की कोशिश करता है कमरा, लेकिन मेडिकल टीम ने तुरंत उसे काबू कर लिया और उसे शामक इंजेक्शन लगाया। हालांकि 1 घंटा बीत गया और वह बेहोश नहीं हुआ, इसलिए डॉक्टरों ने नमूना लेने का फैसला किया। वैसे भी गिरोह दर्द में चिल्लाता है, क्योंकि सुई उसकी त्वचा को छेदती है और लोगों का ध्यान आकर्षित करती है। एक अमेरिकी डॉक्टर जो द्विभाषी चिकित्सा गिरोह की मदद से दूसरों को रोक देता है, वह अपनी बेटी के साथ स्थिति के बारे में बताता है और बताता है कि कैसे पहले किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। अमेरिकी डॉक्टर सवाल पूछता है जैसे कि वह रुचि रखता हो, लेकिन दुख की बात है कि वह गिरोह का परीक्षण करने का केवल दिखावा कर रहा है। मनोवैज्ञानिक अवस्था में उसने निर्णय लिया कि वायरस मनोभ्रंश का कारण बन रहा है, इसलिए उन्हें गैंगडू के प्रमुख से एक नमूना लेना चाहिए। कोरियाई डॉक्टर को लगता है कि यह कुछ ज्यादा है, इसलिए अमेरिकी व्यक्ति उसे किनारे ले जाता है और सच्चाई बताता है। डोनाल्ड की ऑपरेशन के दौरान सदमे से मृत्यु हो गई और शव परीक्षण में कोई वायरस नहीं मिला। संगरोध लोगों पर किए गए परीक्षण भी नकारात्मक थे, इसलिए सबसे अधिक संभावना है कि कोई वायरस नहीं है। अंग्रेजी बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन वह बुनियादी समझ सकता है कि कोई वायरस नहीं है और डॉक्टरों से तुरंत स्पष्टीकरण की मांग करता है। उसे ऑपरेशन रूम में ले जाएं, जहां वे सीवा में उसके मस्तिष्क से एक नमूना लेते हैं। एसीओ शरीर से कपड़े लेता है और उन्हें एक साथ बांधता है और अंत में एसीओ की मदद से पुलिस का डंडा जोड़कर उसे ऊपर फेंकता है और सीवा ग्रिल से जोड़ता है, लेकिन अब यह उसकी पहुंच से बाहर है। उसी समय राक्षस वापस आ जाता है, इसलिए बच्चे छेद में छिपने के लिए दौड़ते हैं और देखते हैं कि राक्षस बियर की कैन के साथ मानव हड्डियों का एक गुच्छा फेंकता है। फिर वह किसी अन्य व्यक्ति को खाने के लिए नीचे आता है, केवल सुनने के लिए। छिपने वाली जोड़ी छेद में अपना मुंह डालती है ताकि बच्चे तब तक पीछे हट जाएं जब तक वे पहुंच से बाहर न हो जाएं। ऑपरेशन के बाद गिरोह सुन्न होने का नाटक करता है। जब कोई डॉक्टर रक्त का नमूना लेता है तो गिरोह उसे पकड़ने का मौका लेता है और सुई को एक हथियार के रूप में लेता है। वह अन्य डॉक्टरों पर वायरस के साथ खून छिड़कने की धमकी देता है ताकि वे दूर चले जाएं और उसे बाहर निकलने की अनुमति दें। लैब शहर के बाहर एक कंटेनर है और सैनिकों का एक समूह डॉक्टर का उपयोग करके दोपहर का भोजन कर रहा है।
शील्ड गिरोह मेजों को लात मारता है और फिर पुल के नीचे एक एम्बुलेंस में भागने के लिए भागता है। नाम जागता है और उसे पता चलता है कि उसे एक आवारा ने बचाया था। वह वानो पुल के लिए दिशा निर्देश मांगता है, जबकि लड़के की खाली बियर की बोतलें लेता है और बदले में पैसे की पेशकश करता है। ट्रंप टूट जाता है। नेमिल के सिर पर एक बोतल रखकर कहा गया है कि पैसे से सब कुछ नहीं खरीदा जा सकता है, लेकिन वह अभी भी उसका मार्गदर्शक बनने के लिए सहमत है। यात्रा के दौरान युगल एक केबिन लेते हैं। वे खाली बोतलों का उपयोग सड़कों पर मोलोटोव बम बनाने के लिए करते हैं। लोग एजेंट येलो के खिलाफ विरोध करने के लिए एकत्र हो रहे हैं। वानो ब्रिज पर भी जारी किया जाएगा। वापस यूनो में वह जानवर को सोते हुए देखने के लिए छेद से बाहर आती है। वह एक कैन फेंकती है, ये सुनिश्चित करने के लिए कि वह प्रतिक्रिया नहीं करेगा। फिर वह वापस भागती है और कपड़े की रस्सी तक पहुंचने के लिए उसके बड़े शरीर पर कूदती है। वह सफलतापूर्वक उसे पकड़ लेता है, लेकिन उसकी राहत कम होती है क्योंकि राक्षस उसे वापस नीचे लाने के लिए अपने तंबू का उपयोग करता है। यह अभी भी नींद में दिखता है, इसलिए यह उसकी वृत्ति प्रतिक्रिया हो सकती है क्योंकि एसीओ ने डर के मारे अपनी पैंट गीली कर ली है। यूं एसीओ ने मुश्किल से अपना पैर हिलाया और प्राणी को जगाया। छेद तक पहुंचने से पहले तुरंत दोनों बच्चों पर छलांग लगा देता है। कुछ मिनट बाद गिरोह अंततः सही सीवा पाता है और सभी हड्डियों को देखकर तबाह हो जाता है। सबसे खराब होने के डर से वह यूएसीओ की अस्थायी रस्सी के नीचे जाता है और अपनी जैकेट पर उसके नाम का टैग देखता है। उसी क्षण राक्षस प्रकट होता है, लेकिन सौभाग्य से गिरोह को कुछ करते हुए नहीं देखता है और उसी समय चलता रहता है। नमजू उठती है और जीव को देखने के लिए सीवा से बाहर निकलती है। वह अपने धनुष से गोली चलाने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन किनारे पर घबराए हुए गिरोडू द्वारा उसका ध्यान भटक जाता है। एक बड़ी भीड़ शर्ट के साथ एजेंट येलो के खिलाफ विरोध कर रही है, जो गिरोह से क्या करने की आजादी मांग रही है। प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने घेर लिया है और आगे बढ़ने से इनकार कर दिया है। हालांकि जब राक्षस को आते हुए देखते हैं तो हर कोई घबरा जाता है। पुलिस गोलियां चलाती है, जबकि गिरोह पुल पर दिखाई देता है और उनसे ऐसा करने के लिए कहता है। अपनी बेटी के शव के कारण रुके, वह पानी में कूद जाता है। उसी समय एक ड्रोन एजेंट येलो को बाहर निकालता है, जिससे क्षेत्र जहरीले धुएं से भर जाता है, जिससे प्रदर्शनकारी बहुत बीमार हो जाते हैं। जानवर भी बीमार महसूस करने लगता है और एक अन्य पुलिसकर्मी उसे गोली मारने की कोशिश करता है, लेकिन गिरोह ऐसा प्रतीत होता है कि वह उसे रोक रहा है। राक्षस दर्द में जमीन पर छटपटा रहा है, इसलिए गैंगडू उसके मुंह तक पहुंचने का मौका लेता है और एक मानव हाथ ढूंढता है। वह तुरंत खींचता है और 2 बच्चों को छोड़ देता है जो दुर्भाग्य से मर चुके हैं। ड्रोन प्राणी पर एजेंट येलो फेंकता रहता है, जबकि नकाबपोश एजेंट पूरी बात रिकॉर्ड करते हैं और सभी जगह लोग बीमार हो जाते हैं, जिनमें पुलिसकर्मी भी शामिल होते हैं। 3 भाई बहन यानो के चारों ओर इकट्ठा होते हैं और उसके गुंडू के लिए रोते हैं। अंत में राक्षस पर हमला करने के लिए खंभे का उपयोग करने के लिए एक संकेत को तोड़ता है और उसे दूर धकेलने से पहले खून बहता है। फिर नामील ने अपने मोलोटोव बम फेंकना शुरू कर दिया, जिससे जीव आग की लपटों से दूर भागने लगा। अंततः जीव पुल के नीचे आ गया और ट्रंप ने उस पर गैस का एक गुच्छा डाला। नामील ने अपना आखिरी बम फेंका, जो दुर्भाग्य से उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसके पास नामजू आता है और एक तीर चलाकर उसे सीधे जानवर की तरफ मारता है और उसके पूरे शरीर में आग लग जाती है। इससे पहले कि वह पानी में वापस भाग सके, गंगी फिर से डंडे का उपयोग करती है और उसे राक्षस के मुंह में डाल देती है और अंत में उसे मार देती है। गैंग एसीओ पर जांच करता है और यह जानने को उत्सुक होता है कि क्या यह उसकी बेटी का दोस्त था। उसे पता चलता है कि बच्चा वास्तव में जीवित है और उसे जहरीले क्षेत्र से दूर ले जाता है। कई हफ्तों के बाद गैंगडू ने अपना कृत्य साफ कर दिया है और अब स्नैक स्टॉल का प्रभारी है। एक रात दिन के दौरान एसीओ का ध्यान रखते हुए अमेरिकी अधिकारी टीवी पर यह स्वीकार करने के लिए आए कि कोई वायरस नहीं था, लेकिन दोनों ने शांति से खाने के लिए इसे बंद कर दिया। सदस्यता लेना सुनिश्चित करें और नोटिफिकेशन चालू करें ताकि आप इस तरह के और वीडियो देख सकें। देखने के लिए धन्यवाद।